हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी पॉपुलेशन के बारे में। चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी की बुक क्लास 9 लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री, बट वो हिस्ट्री का हम चैप्टर शुरू करेंगे 1-2 दिन के बाद, क्योंकि मैं 2-3 दिन ट्रेवल्स के रूप में कहीं बाहर जा रहा हूँ। सो हम लोग 1-2 दिन के बाद हिस्ट्री शुरू करेंगे। अदरवाइज उनके नोट्स रेडी सब कुछ रेडी है। इनफैक्ट अब जितना भी अभी तक हो चुका है ना, 6 से लेकर 9 तक के इस चैप्टर तक जितना कुछ भी हो चुका है वो सारा का सारा आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो जाके उस टेलीग्राम ग्रुप को भी एक बार चेकआउट कर लो। उसके अंदर चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, और चैनल की लिंक के साथ साथ हर टिपिकल वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आपको फाइल मिलती है ना, उस फाइल का डायरेक्ट वहाँ पे डाउनलोड लिंक भी दे रखा है। मतलब वहाँ से डायरेक्ट टिपिकल डाउनलोड कर सकते हो, तो आप उनको भी जाकर एक बार चेकआउट कीजिएगा। ओके, आज हम जो बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं पॉपुलेशन के बारे में कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों कर सकती है। क्यों? क्योंकि देखो, हमने पहले लास्ट लेक्चर में बात कर ली पहले कि हमने नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात कर ली, जिसके अंदर हमने प्लांट्स, एनिमल्स और सबको डिस्कस कर लिया। उसके पहले कल चैप्टर्स में हमने डिस्कस कर लिया था एनवायरनमेंट के या फिर क्लाइमेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। आज जो हम जो बात करने वाले हैं वो उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि वो सारी चीज़ें इसलिए हमको पढ़नी पड़ रही हैं क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होती ना, तो आज हमको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तो हम उनके बारे में बात करेंगे, जैसे हम बात करेंगे पीपल्स के बारे में, या फिर कह लो कि पब्लिक या फिर ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करेंगे कि भाई इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्यों है पूरी की पूरी सिविलाइजेशन के अंदर। ठीक है, ओके। पीपल आर द नेशनल मोस्ट वैल्यूबल रिसोर्सेज। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज पीपल्स हैं। दूसरी चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, तो दे आर द वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन प्रोवाइडेड द पावर टू द नेशंस। अगर वो लोग वेल एजुकेटेड होंगे, अगर उनके पास प्रॉपर नॉलेज होगा, तो वो लोग कहीं ना कहीं एक पूरे नेशन को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा आगे रहेंगे, और वो लोग एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं देश को आगे बनाने में, देश की जीडीपी के अंदर ग्रो करवाने में। दे इक्वली डेवलप द इकोनॉमिक एंड द सोसाइटीज़। दोनों के रूप में वो लोग डेवलप कर सकते हैं इंडिया को। दूसरी चीज़ कि मेक श्योर दैट रिसोर्सेज आर बी मोस्ट ऑफली यूज कॉन्स्टेंटली। जो रिसोर्सेज जो वो लोग क्रिएट कर सकते हैं ना, जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज कॉन्स्टेंटली हम यूज़ कर सकते हैं डे टू डे। क्लियर? ओके। द रिसोर्सेज विल बी यूजिंग बाय द वेरीफाइड ऑफ द क्वालिटीज़। मतलब वो डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज़ होती है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइम पे। राइट? ओके, आगे बात कर सकते हैं कि जो पॉपुलेशन होते हैं उनके बारे में सबसे पहले हमको डाटा देखने को मिलता है। फिर जब हम सबसे पहले हमने उसको कैलकुलेट करना शुरू किया था, तो हमने सबसे पहले कैलकुलेट उसको किया था 1972 के अंदर। ठीक है, 1972 के अंदर उसको हमने कैलकुलेट करना शुरू किया, और इट विल बी डन एवरी 10 ईयर्स। हर 10 साल के गैप में हमें करना पड़ता है। अब लास्ट हुआ था 2011 में। अब आपको पता है कि 10 साल के बाद 2021 के अंदर, फिर 21-22 के अंदर उसको करना पड़ेगा। तो इस साल के अंदर आने वाले सालों के आसपास में आपका लास्ट 2 साल कोरोना वायरस सब कुछ सिचुएशन थी, तो उसका कुछ हो सका नहीं था। तो उसके ऊपर किसी ने कोई भी अमल या फिर कोई भी टाइप का कोई भी ठहराव या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर कह लो कि कोई भी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन नहीं आई है कि आपको जनगणना करना शुरू करना है। फिर ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं, वरना अभी भी देखो टिपिकल ये सिचुएशन थी कि इलेक्शन वगैरह सब कुछ आ चुके थे, तो उसके रीज़न से हर एक चीज़ को पीछे पोस्टपोन किया गया है। तो अभी भी आपका इलेक्शन आने वाले हैं, और इस इलेक्शन के बाद हो सकता है कि आपकी जनगणना की जाहिरात हो जाए, और जनगणना के लिए वो लोग कह दे कि भाई जनगणना होने वाली, इसलिए आप लोग चलिए अब आप अपना काम कीजिए, और 10 साल के बाद हमको करनी पड़ती, कंपलसरी होता है। ओके, सबसे पहले 1972 में की गई, और 1981 में उसको पूरा किया गया। और वो डेटा और आज का डेटा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट जो आपके टिपिकल 3 कॉन्सेप्ट जो उसमें से निकल के आए, जिनके ऊपर आज भी निर्भर हम लोग हैं, वो क्या होते हैं? द साइज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। साइज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, इट रेफर्स द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री एंड वेयर दे हैज़ बीन लोकेटेड। कहाँ पर रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, कौन सी साइज़, किस तरीके से किस जगह पे कितने ज़्यादा लोग रहते हैं, वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस रीज़न से। जो आपका सेकंड पॉइंट होता है वो होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रोसेस ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। इट रेफर्स टू हाउ टू पॉपुलेशन एंड हैज़ ग्रो एंड चेंज इज द कंपोजिशंस। किस तरीके से वो टाइम टू टाइम अपने सिचुएशंस को चेंज करते रहते हैं, पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रो हो रही है, किस तरीके से उनका प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से एक अर्बन सिविलाइजेशन को रूरल में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर जो वो तो होना बहुत मुश्किल है, पर जो रूरल पीपल्स है वो किस तरीके से मूव होके माइग्रेट होके अर्बन तक जाते हैं, किस तरीके के वहाँ जाके जो पूरा कॉम्पिटिशन को डेवलप करते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं, वो सब कुछ हमको इससे समझ में आता है। एक लास्ट आपका पॉइंट होता है वो आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वालिफाइड ऑफ द लाइफ पॉपुलेशन। इट रेफर
रेफर्स एज, सेक्स रेशियो, लिटरेसी लेवल, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, हेल्थ कंडीशन ऑफ द पीपल्स। ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जिसके अंदर आपको किसी भी टाइप का, किसी भी सिविलाइजेशन को आपको नोटिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी पर्सन को आपको देखने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस ये देखना होता है कि जो लाइफ ऑफ पॉपुलेशन है, जो इंसानियत की जो पूरी ज़िंदगी है, वो आपकी 5-10 चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले जो होता है कि एज, तो कौन सी एज तक किस इंसान को, इंडियन जो लोग होते हैं किस एज तक रहते हैं। फिर आपका आता है सेक्स रेशियो। अब आप सेक्स रेशियो के बारे में बात कर सकते हैं, तो किस तरीके से सेक्स रेशियो मेंटेन किया जा सकता है, किस तरीके से बीच में बहुत हाई लेवल पे जा चुका था। आपका आता है आगे लिटरेसी लेवल, कि आपका 7 साल से छोटा बच्चा हो तो उसको कितनी पढ़ने की आवश्यकता होती है, या फिर कितनी उसके ऊपर ज्ञान है। उसके ऊपर से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि भाई ये इंसान या फिर इस पर्टिकुलर देश के अंदर, इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कितनी लिटरेसी रेट्स हैं। ओके, आगे बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, किस तरीके से जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती है, वो भी आपका इसके अंदर एक टिपिकल प्ले आउट रोल कर सकता है। ओके, हेल्थ कंडीशन के ऊपर भी हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई उस टिपिकल राज्य की किस तरीके से हेल्थ कंडीशन है। ओके, आगे बात करते हैं पॉपुलेशन एंड द साइज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने मेरे को बता दिया कि किस तरीके से हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको मेन चीज़ आपको इतनी याद रखनी है ना कि पॉपुलेशन को हम लोगों ने 2 तरीके से डिवाइड कर रखा है। पहला होता है कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन होती है उसको वैसे डिवाइड रखा होता है। दूसरा होता है कि पॉपुलेशन डिवाइड बाय द डेंसिटी। ओके, जो आपका जो नॉर्मल पॉपुलेशन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, जिससे अभी आपको सामने एक इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा आपको, तो इस इन्फॉर्मेशन को आप लोग खाली रीड कर लो, क्योंकि इसको मैं उसको बताऊंगा तो आप सुनोगे, और उसके लिए कि आप उसको एक बार रीड कर लीजिए जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, और इतना याद रखना कि भाई जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन थी ना, वो 2011 के अंदर 1210 मिलियन के आसपास उसकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन थी। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन हम लोग कवर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, जो कि थी आपकी 199 मिलियन के आसपास पूरी की पूरी पॉपुलेशन थी, जो ऑलमोस्ट पूरे करंटली आपकी जो करंट कंट्री है पूरे इंडिया की पूरी पॉपुलेशन का कम से कम 16.49% कवर करती है। सबसे कम पॉपुलेशन आपकी कहाँ पे है, तो 0.6 मिलियन आपके सिक्किम के आसपास है, और जो कि पूरे के पूरे कंट्री की सिर्फ 0.05% पॉपुलेशन को कवर अप कर सकती है। ठीक है, आगे बात कर सकते हैं कि जो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं उसके अंदर सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो 16.5 मिलियन पॉपुलेशन आपकी दिल्ली के अंदर है, और यूनियन टेरिटरी के अंदर सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो लक्षद्वीप के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ आपकी 64,429 पीपल्स हैं। समझ रहे हो, ये तो गिनती में आ गए हैं, वो कम से कम मिलियन में बात तो कर रहे थे, ये लोग गिनती में आ गए। और याद रखना जो ये भी जो आपका ये दिया हुआ है ना लद्दाख का 0.6 मिलियन, मतलब आपका 60 लाख के आसपास पब्लिक है। ठीक है, 60,000 के आसपास पब्लिक है, सॉरी, क्लियर, समझ में आना चाहिए। हाँ, ओके, आगे बात करते हैं कि जो मोस्ट एडवांस या फिर कह लो कि हाफ इंडियन पॉपुलेशन लिविंग ऑन द फर्स्ट स्टेज, जो फर्स्ट 5 स्टेजेस थे उसमें कौन कौन से थे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। ये आपके बिगेस्ट स्टेट्स थे जो आपकी पूरी सिविलाइजेशन का या फिर पूरे कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का 6% को मोस्ट ऑफ कवर कर पाते हैं। क्लियर, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन चीज़ें होती हैं आपके इन एरियाज से, सबसे ज़्यादा माइग्रेट होती है, और इन लोगों से हर साल 6-7% का जो बढ़ावा या फिर घटाड़ा आपको देखने को मिल जाता है। ओके, आगे बात करते हैं आपकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम कहते हैं कि आपका इंडियन पॉपुलेशन डाइवर्सिफाइड या फिर डिस्ट्रीब्यूट बाय द डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी हमको किस तरीके से मेजर करते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल लिव इन ए पर यूनिट ऑफ स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में जितने लोग रहते हैं हम उसको उस टाइम पे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, स्टेट और कंट्रीज़ के ऊपर डिवाइडेशन किया जाता है, और जब इसको डिवाइडेशन करने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि पॉपुलेशन कंटिन्यूड बाय या पॉपुलेशन हैज बीन काउंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ द एरिया। ओके, इस तरीके से डेंसिटी आपको किया जाता है। ओके, मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड कंट्री इन द एरिया इन द वर्ल्ड वो आइडेंटिफाई की जाती है कि जब वो एक डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट रोल प्ले कर सकती है। मतलब बांग्लादेश और बांग्लादेश और जापान वो मोस्ट डेंसिटी एरियाज होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर एक स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं। जैसे कि आपके टिपिकल सिटी के अंदर भी आपको पता होगा कि आपका टिपिकल सिटी का डाइवर्सिफिकेशन या फिर टिपिकल डेंसिटी किस रूप में आइडेंटिफाई की जाती है, राइट। उसको हर एक इंसान खुद से भी जज कर सकता है, खुद से भी पता कर सकता है कि उसकी टिपिकल एरिया की डाइवर्सिटी किस टाइप की है या फिर डेंसिटी किस टाइप की, सॉरी। ओके, तो इंडिया की 2001 में कितनी थी, तो 324 किलोमीटर्स थी,
जो कि आपके 2011 के अंदर इंक्रीज हो गई 382 के आसपास। और अभी जो हम गिनेंगे, जो अभी आपका नया सिलेक्शन होगा, फिर नया जो आपका काउंटिंग होगा, उसके अंदर ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ने वाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी या फिर डेंसिटी है वेस्ट बंगाल के अंदर। कितनी है? तो 904 लोग। मतलब एक टिपिकल स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर 904 लोग रहते हैं, टिपिकल घुस के रह रहे हैं। समझ रहे हो? सबसे कम कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। क्लियर? कहाँ पे है? 2000 अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके 13 लोग रहते हैं पूरे के पूरे स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011 जब बिहार हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब जो हम लोग ने पहले बात की वो हमने बात की 2001 की, अब हम बात करें हमारे 2011 की, जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी आपको जो लो डेंसिटी आपके 13 लोग थे। कितने लोग थे 2001 में? 13 लोग। वो 2011 में कितने हो गए? 17 हो गए। और जो आपका 2011 का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो आपके बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी 1102 पीपल्स के आसपास के आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पॉल्यूशन या पॉपुलेशन डेंसिटी इन हेल्थ द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू द 3 रीजन्स। इंडिया को या फिर कह लो कि जो पॉपुलर पॉल्यूशन या फिर पॉपुलेशन को है ना, हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है आपका हाई पॉपुलेशन, दूसरा है आपका मॉनिटरी पॉपुलेशन, और तीसरा आपका आता है लो पॉपुलेशन। जो आपका हाई पॉपुलेशन वाला एरिया है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि फ्लैट प्लेन या फिर फर्टाइल सॉइल का एरिया है, जहाँ पे आपको टिपिकल आपको नॉर्थर्न प्लेन या केरला के पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएंगी। या टिपिकल आपको केरला के लोग या फिर केरला की ज़मीन के ऊपर आपको टिपिकल देखने को मिल जाएगी, जिसके ऊपर आपको एक फर्टाइल प्लेन है और फर्टाइल सॉइल है, मतलब उपजाऊ ज़मीन है, और उपजाऊ भी जो मिट्टी है वो भी उपजाऊ है। आपका सेकंड आता है मैंडेटरी सॉइल्स। ये कैसी होती है? यहाँ पे हिली और रॉकी टाइप की पूरा का पूरा नेचुरल वेजिटेशन होती है, आसपास का एरिया होता है कि यहाँ पे आप कुछ उगा सकते नहीं हो, कुछ कर सकते नहीं हो। बट तेरे ऐसे मेन थिंग होती है कि यहाँ पे आपको लेस फर्टिलिटी सॉइल भी देखने को मिल जाएगी। और आपको ये मोस्ट ऑफ जो कौन से एरिया में आपको पाया जाता है, तो ये आसाम के और पेनिनसुला के मोस्ट ऑफ स्टेट्स के अंदर आपको इस टाइप की पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। आपकी जो तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन होती है, जिसके ऊपर पूरा इंडिया डिपेंडेबल है कहीं ना कहीं, वो कौन सी होती है कि जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, बिलो 25%, मतलब 250 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में एरिया में लोग रहते हैं। और ये हमेशा माउंटेन और डेजर्ट का एरिया होता है, और ये हमेशा ऐसा टाइप का एरिया होता है कि जहाँ पे लोग रहना नहीं चाहते, पर लोग निकल के सेकंड में या फिर जो आपके फर्स्ट में वहाँ जाके वो प्रीफर करते हैं कि वहाँ पे जाके वो रहेंगे, राइट। और ये कौन से एरिया होते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, ये एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको फर्टाइल सॉइल देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको टिपिकल माउंटेन्स और डेजर्ट देखने को मिलेंगे। ओके, नोट वन चीज़ आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखने की चीज़ है कि अरुणाचल प्रदेश से अभी एक स्टेट अलग हुआ था, कौन सा? तेलंगाना 29th स्टेट बना 2 जून 2014 के पीरियड में। आपको ये जानने को मिला होगा कि अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ से एक नया स्टेट का रिफॉर्म हुआ, मतलब 2 स्टेट्स डिफ्रेंशिएट हुए। अब अरुणाचल प्रदेश अलग है और तेलंगाना अलग है। तो जो तेलंगाना बना उसको हम कह सकते हैं कि वो 29 स्टेट बना 2 जून 2014 को। ओके, आगे बात कर सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ इन द प्रोसेस ऑफ द पॉपुलेशन चेंजिंग। जो पॉपुलेशन को चेंज करने के ना 2-3 मेन फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है कि बर्थ रेट, मतलब पैदा होने का दर, या फिर डेथ रेट, मरने का दर, या फिर माइग्रेशन ऑफ द पीपल्स, कि किस तरीके से पीपल एक दूसरे की दूसरी जगह पर तीसरी जगह पर माइग्रेट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है वो इंडिया का उस टाइम पे डिपेंड करता है कि सबसे पहले हम लोगों ने इस टाइम पे इस तरीके से हमने रेट आउट किया कि जो हम लोगों ने एक फार्मूले को क्रिएट किया गया, और फार्मूले के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि हम लोग है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम लोग पूरे देश की पॉपुलेशन को हर साल गिनेंगे ना, तो हमको कोई एग्जैक्टली फिगर देखने को नहीं मिलेगा, और हम लोग उनकी ग्रोइंग प्रोसेस को हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो टिपिकल क्या होता है ना कि हर एक चीज़ या फिर हर एक पॉलिसी को चेक करने का एक डिफरेंट टाइप का टाइम होता है। आज अगर मैंने कोई पॉलिसीज़ को बाहर लेके आया हूँ, तो उस पॉलिसी का ऑन द स्पॉट अगर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि वो पॉलिसी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है। बट अगर मैं कोई ऐसी पॉलिसी लेके आ रहा हूँ जो मेरे को लॉन्ग टाइम इफेक्ट करेगी, आज से 10-20 सालों के बाद उसका अच्छा से अच्छा इंप्लीमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि मोदी जी हैं, उसकी मैं कोई बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं आज कि भाई वो इंसान बहुत अच्छा है, उसकी सरकार बहुत अच्छी है। सरकार कोई भी हो, मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि मोदी जी की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो आज उनको समझ में नहीं आएंगी, या फिर आम जनता को समझ में नहीं आएंगी, बट आगे जाके इन फ्यूचर आने वाले 10-15 सालों के अंदर
उनकी जो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनसे हम लोगों की देश की रक्षा हो रही है, राइट। हाँ, मैं उनकी उस बातों में सहमत हूँ जहाँ पे देश के लिए कोई अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है। बाकी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, हर गवर्नमेंट में होती है कि जहाँ पे वो एक अपने स्टीरियोटाइप का जो पूरी मेंटालिटी है वो उसके ऊपर ज़िंदगी जीना चाहती होती है। अब आपको पता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपको इतना समझना होगा कि भाई कोई भी एक पार्टी होती है ना, वो अपने पर्टिकुलर धर्म को लेके इतनी एग्रेसिव रूप में होती है कि वो चाहती है कि पूरा का पूरा समुदाय या पूरा का पूरा एक आधा पार्ट देश का वो उस टिपिकल या फिर उस स्टीरियोटाइप में आ जाए, जिससे होगा कि पूरा बहुत बड़ा वोट बैंक उनके लिए खुल जाएगा, ठीक है। अब वो होना नहीं होना इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, वो आप सुन पाओ ना सुन पाओ, आपको अच्छा लगे ना लगे वो आपका कंसर्न है। बट इतना समझ लो कि मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसके ऊपर रिजल्ट आपको बहुत देरों के बाद देखने को मिलता है। वो कहते हैं ना कि आईपीएस बनने के लिए आपको टिपिकल 2-3 साल देने पड़ते हैं, ठीक है। ये एक थिंकिंग होती है। बट हाँ, कुछ लोग होते हैं वो 2-3 महीनों में भी क्रैक कर लेते हैं, 2-3 महीनों में, हाँ 2-3 महीनों में क्रैक कर लेते हैं। बट वो लोग ये नहीं देखते कि उन 2-3 महीनों के पीछे उनके 12 साल की मेहनत है। मतलब जो लड़की या जो लड़का वो 12th 11th 12th से उसके माइंड में क्लियर है कि आई वांट टू क्लियर यूपीएससी, आई वांट टू क्लियर यूपीएससी, तो उसने वो 12 साल तक पहले उसने मेहनत की है, उसने 12 साल तक टॉप मारा है। फिर जब कॉलेज में आ रहा है तो भी वो आर्ट्स को लेके या फिर बीए को लेके ऐसे सब्जेक्ट को पकड़े जिसमें उसको कॉलेज भी जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे वो कॉलेज में गए बिना अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर पाता है और उस 3 साल में वो पूरी की पूरी मेहनत भी कर लेता है। तो कितने साल हुए? तो 12 + 13 14 15 साल की टिपिकल मेहनत के बाद जब वो यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट देखा तो डेफिनेटली पास हो गया होगा ना भाई, क्यों नहीं होगा? उसकी 15 साल की मेहनत है। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक सरकार चाहती है कि उसकी जो पूरी टिपिकल जो उसकी ग्रोथिंग पावर थी, अभी जो उसके आसपास की पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसका जो आइडेंटिफाई करना चाहिए, अभी उसका कितना % ग्रोथ हुआ वो चेक हम कब कर सकते हैं कि जब इस देश के अंदर हमने पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए या फिर ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए 10 साल का गैप रखेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने उसको 10 साल के गैप में उसको आइडेंटिफाई करके उसको 10 साल के गैप में रखा गया। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं। जिस तरीके से 1991 के अंदर सबसे पहले एक लास्ट पॉपुलेशन एनुअल ग्रोथ के बारे में बात की गई, उसके बाद हमने एनुअल ग्रोथ की बात कब की? 2001 के अंदर बात की। और दोनों के अंदर एक चीज़ थी कि दोनों के जो नंबर्स थे वो इंडिविजुअली भी कनेक्ट कर रहे थे और इंडिविजुअली उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनको एक आइडिया आ चुका था कि इतने % की हमको ग्रोथ देखने को मिली थी। और याद रखना कि जितनी भी टर्म्स होती हैं या फिर जितने भी आपको आंकड़े देखने को मिलते हैं उसको लास्ट में % में कन्वर्ट करके हम लोग बताते हैं, जिससे कि हम लोगों को % में एक फिगर मिलता है कि भाई इतने % XYZ की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। ओके, आगे बात करते हैं। द रेट ऑफ द इंक्रीज इज अप्रॉक्सिमेटली 2% पर एनम, ठीक है। उस टाइम पे 1991 से लेकर 2001 के बीच में जो हमको रिपोर्ट देखने को मिला 10 साल के बीच में, वो हमको ये रिपोर्ट बताता है कि 2% की आपको एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है, मतलब 2% का आपका एनुअल ग्रोथ हमको देखने को मिला हुआ है। ओके, आगे बात करते हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सिंस द इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे किस तरीके से हमने ग्रोथ को कैलकुलेट किया था। तो आपको इतना याद रखना है कि 1981 के अंदर सबसे पहले जो ग्रोथ रेट था वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ था, वो गिरना शुरू हुआ था। क्यों गिरना शुरू हुआ था? क्योंकि उस टाइम पे इंडियन पब्लिक की या फिर इंडियन गवर्नमेंट की कुछ इस तरीके की टर्म एंड कंडीशंस को आ चुकी थी जिसके अंदर जो पॉपुलेशन थी उस टाइम पे वो कितनी थी? तो ओनली 182 मिलियन के आसपास की पूरी पॉपुलेशन थी। और पीपल वॉज लार्जली इन्फोर्सिंग, मतलब वो है ना वो पीक पे आ चुके थे। मतलब 1954 जब आपका फर्स्ट इलेक्शन खत्म होता है, जब आपका फर्स्ट टर्म खत्म होता है, जो उस फर्स्ट टर्म को लेके, ठीक है। 1951 में क्या होता है? 1951 में सबसे पहले इलेक्शन वगैरह सब कुछ होता है, वो 1954 में आते आते आपकी फर्स्ट टर्म का एंडिंग होता है। तो उस फर्स्ट टर्म के एंडिंग को लेके आप 1981 तक का पीरियड देखोगे ना, तो वहाँ तक आपको टिपिकल ग्रोथ देखने को मिलेगा पॉपुलेशन के रूप में। बट 1981 में क्या होता है कि पॉपुलेशन बल्क में उठती है। क्यों? क्योंकि अब पॉपुलेशन में क्या अब एक तरीके का उछाल देखने को मिल गया उस 1-2 साल के अंदर। तब उनको दिमाग में आया कि भाई ग्रोथ रेट हमारा लो होता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। समझ रहे हो? जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसके हिसाब से आपकी पॉलिसीज में भी आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, राइट। तो पहले क्या होता था कि अगर सपोज आपको 1000 लोगों को संभालना है तो आप 1000 लोगों को संभालने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आओगे जिसके अंदर वो 1000 लोग अच्छे से इंडिविजुअली अपना काम कर पाएँ और अच्छे से उनको तुम संभाल पाओ। बट अगर वही 1000 की जगह वो 1 लाख हो जाए
तो अब क्या करोगे, अब 10,000 के ऊपर एक इंसान को बिठाओगे। क्या करोगे आप, अब 10,000 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव एक इंसान बिठाओगे, उस तरीके से 10 इंसान बिठाओगे, और वो 10 इंसान आपकी बात सुनेंगे, और वो 10 इंसान उनके नीचे 10,000 लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को लेके आपके तक आएंगे। समझ में आया? तो इस तरीके को आपको पॉलिसीज़ को हर बार चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो उस तरीके से हमने भी चेंज किया। ओके, और चेंज का रीज़न ये हुआ था कि हम लोगों ने उस टाइम पे उसको डिक्लाइन कर दिया था कि भाई हम लोगों ने NNP लेके आए थे, नेशनल पॉपुलेशन पॉवर्टी करके एक चीज़ लेके आए थे, जिसके कारण हम लोगों ने उसको रोक टोक रखना शुरू किया, हमने उसको थोड़ा कंट्रोल में करना शुरू किया। अदरवाइज उस टाइम की रिपोर्ट ये कहती है कि वी विल टेक ओवर द चाइना इन 2045। तो 2045 तक हम लोग चाइना को टेक ओवर कर लेंगे और चाइना से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो भी अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। बट अभी के लिए जिस रेट से हमारे GDP वगैरह से जितना कुछ भी हो रहा है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग उस टारगेट को क्रॉस करेंगे तो इंडिया विल बी डेवलप कंट्री नहीं बन पाएगा। ठीक है, हमको एक डेवलप कंट्री बनने के लिए एक बहुत टिपिकल रेस से गुजरना पड़ेगा। इंडिया विल बी गोइंग टू शॉर्ट अबाउट कि भाई हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री बनेंगे, उसके पहले तो हम लोग कहीं ना कहीं सुपर पावर कंट्री बन जाएंगे। एक डिफरेंट है। ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, कभी शांति से जब कोई और नए वीडियो बनाऊंगा तब उसके बताऊंगा। अभी के लिए आज के इतना ही नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रोसेस ऑफ द बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं। जो आपका बर्थ रेट होता है वो हमेशा पर 1000 के हिसाब से गिना जाता है कि भाई कितने लोग पर 1000 के ऊपर लोग रहते हैं, और उन्हीं के हिसाब से सबसे ज़्यादा मेजर किया जाता है कि भाई कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मरे, उनका एक एवरेज निकाला जाता है। उसके ऊपर से डिपेंड करता है कि भाई इतने लोग पैदा हो रहे हैं फिर इतने लोग मर रहे हैं। तो दोनों जो आपको एक से समझ में आ चुके होंगे कि ब्रेथ रेट और जो आपका डेथ रेट होता है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल होता है। क्लियर? ओके, जो सबसे पहले बता देता हूँ, आपको जो डेथ रेट है ना वो आपका लास्ट 50 सालों में अभी डिक्लाइन होता जा रहा है। वो इसलिए क्यों रहा है, क्योंकि देखो पहले क्या होता है कि हमारे पास हेल्थ के सिस्टम हमारा बहुत लो था, हमारे पास इतना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना कुछ था नहीं, क्योंकि हम लोग ग्रोइंग पॉपुलेशन की काफ़ी डेवलपिंग स्टेज के ऊपर थे। तो हमारे पास उतनी हेल्थ सुविधा थी नहीं कि जिसके ऊपर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं या खुद का बचाव कर सके दूसरी चीज़ों से। इसलिए हम लोगों को अपने आप को डेवलप करना पड़ा। उस डेवलपिंग स्टेज के अंदर हम लोगों ने बहुत चीज़ों को खो दिया। उसमें हमारा जो डेथ रेट था वो एकदम डिक्लाइन हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हो ये रहा था कि जैसे जैसे हम लोगों का डेवलपिंग जोन शुरू हुआ, हम लोगों ने हेल्थ के ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया, और उसके हिसाब से हम लोगों को डेथ रेट कम देखने को मिले, और हमारे बर्थ रेट एकदम से पीक पकड़ गया। समझ रहे हो? ये इस तरीके से कुछ हुआ था। ओके, आगे बात करते हैं कि होगा तो हाई बर्थ रेट एंड द डिक्लाइन इन द डेथ रेट इज ए फिनोमेना टिल द 1980 तक हमने इस फिनोमेना को हमने बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट करवाया। क्यों? क्योंकि इससे हो ये रहा था कि इंडियन पॉपुलेशंस को एक अलग टाइप का पीक मिल चुका था, और अब पब्लिक यहाँ से बढ़ने वाली थी, यहाँ से कम नहीं होने वाली थी। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं माइग्रेशन के बारे में। तो टिपिकल जो पीपल होता है उसका माइग्रेशन हमेशा अगर इंटरनल माइग्रेशन होता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेशन हो रहा है, या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी में हो रहा है, एक गांव से दूसरे गांव में हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे इंटरनल माइग्रेशन। क्या कहेंगे? दैट विल बी नॉट इफेक्ट द एनी पॉपुलेशन डेंसिटी। हाँ, वो स्टेट टू स्टेट में डिफरेंस कर सकता है, बट कंट्री में डिफरेंस नहीं करेगा। समझो, अगर गुजरात के सारे लोग चले जाए मध्य प्रदेश के अंदर तो वो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। हाँ, स्टेट का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि भाई इस गुजरात के स्टेट के अंदर अब कोई रहता नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर सब लोग रहते हैं, तो वहाँ के लोग की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, और गुजरात के अंदर पब्लिक सब खाली हो जाएगी। तो वो एक डिफ्रेंशिएट हो गया। बट उसके सामने देश के अंदर कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। जब आपको बोला जाएगा कि भाई व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर ये नहीं कहा जाएगा भाई गुजरात की अलग रखो और बाकी 29 स्टेट की अलग रखो। नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे सब कुछ एक होगा, सब लोगों को एक ही बोला जाएगा कि भाई इंडियन टोटल पॉपुलेशन विल बी दिस 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 XYZ। क्लियर? इसलिए कहा जाता है कि जब इंटरनल माइग्रेशन होता है वो इतना टिपिकल इंटरफेयर नहीं करता किसी भी चीज़ को लेके। बट जब आपका आउटर माइग्रेशन होता है, जब वो एक दूसरी कंट्री में आप माइग्रेट कर सकते हो। मतलब कोई भी ऐसा टिपिकल कंट्री है जिसकी, जैसे कि हम लोग लास्ट में बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में, जहाँ पे तालिबान का कब्जा हुआ, तो तालिबान के कब्जे के कारण लोग वहाँ से भाग भाग के निकल रहे थे, उनको अब वहाँ पे रहना नहीं था, वहाँ से वो उस देश को छोड़ के किसी और देश की तरफ माइग्रेट कर रहे थे। तो वो लोग भी जिस जगह पे जाके उन्होंने माइग्रेट किया, फिर जिस भी देश ने उनको आने का पनाह दी, उन लोगों को के वहाँ पे अब टिपिकल जो पॉपुलेशन जो स्तर होगा वो एक लाइन से बढ़ जाएगा, आगे बढ़ेगा, ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग टिपिकल इंटरनेशनल माइग्रेशन। ओके, आगे बात करते हैं जो माइग्रेशन पैटर्न जो इंडिया में फॉलो होता है वो किस तरह का होता है कि यहाँ पे टिपिकल अर्बन पॉपुलेशंस में से कोई चेंजेस नहीं होते हैं, पर जो रूरल पीपल्स होते हैं, जो गाँव के लोग होते हैं, वो टिपिकल माइग्रेट करते हैं अर्बन की साइड्स पर और वो वहाँ पर आके रहते हैं। क्लियर? ओके,
वो कुछ इस तरीके का होता है। फिर आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक और द क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कह सकते हैं कि जिसमें आपका एज कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी एज में कौन से लोगों की किस टाइप की थिंकिंग या किस टाइप का उनको क्या करना चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं। जो सबसे पहला आता है आपका चिल्ड्रंस, जनरली बिलो द 15 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या करता वो कोई भी प्रोडक्टिविटी को प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं। विथ दे हैज़ बीन डिपेंडेबल ऑन समथिंग, वो लोग किसी ना किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं। उनको फूड प्रोवाइड करना पड़ता है, उनको क्लोथ्स प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना पड़ता है। मतलब ये वो पूरा का पूरा स्टेज होता है जनरली। मतलब बिलो 15 का मतलब होता है कि 0 से लेकर 15 साल तक का वो टाइम पीरियड जिसके अंदर हम लोगों को कोई भी देश को कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है अभी। समझ रहे हो, ये टिपिकल वो चीज़ है कि जिसमें कोई देश को कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। फिर आपका आता है वर्किंग एज, 15 से लेके 59 तक, मतलब 60 साल तक, इन 60 एक तक एग्जैक्टली 60 गिन लो, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये टिपिकली इकोनॉमिकली और बायोलॉजिकली ये लोग हमको प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इंडिया को या फिर किसी भी कंट्री के अंदर वर्किंग जो एज पीरियड होता है ना, जो टाइम स्लॉट है इसके अंदर जितने भी ह्यूमन बींग्स आते हैं 15 से लेके 60 तक, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो प्रोड्यूसिंग चीज़ें होते हैं कि वो लोग देश को डेवलप तो कराने की कोशिश करते रहते हैं, उसके साथ साथ वो लोग बायोलॉजिकल भी वो देश को डेवलप करवाते हैं। मतलब वो बच्चे पैदा करते हैं, उनके बच्चे पैदा करते हैं और वो लोग देश के अंदर डेवलपमेंट करते हैं अपने अपनी चीज़ों के अपने फील्ड में अंदर अच्छा काम करके। क्लियर, तो उसको कहते हैं वर्किंग एज। और जो इंडिया के अंदर टिपिकल जो वर्किंग एज है ना अभी राइट नाउ, वो ऐसी है कि भाई 2011 की रिपोर्ट ये कहती है कि 58% पॉपुलेशन जो हमारी है वो इस टाइम पे डेवलपिंग जोन में जा रही है। और जो आपके चिल्ड्रंस जो मेडअप है, जो मतलब जो इसके सामने जो बच्चे लोग हैं वो लोग जो इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक होता है 15 से लेके 18 साल तक आप काम नहीं कर सकते हो, पर 15 से 18 कुछ लोग है ना काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो जो होते हैं वो 34.4% होते हैं और वो एज ओनली है 6.9 की। मतलब ऐसी एज होती है कि जहाँ पे उनको काम करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी वो काम करने की उनको इच्छा होती है और करते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसी किसी को इच्छा होती नहीं, बट अब मैं खुद बोल रहा हूँ, आप जाकर किसी का भी इंटरव्यू ले लो, वो ये बोलेगा कि मेरे घर में खाने के लिए खाना नहीं है, आप खाना दे दो मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा। सिंपल सी बात है। अब उनके लिए तो हर वो एक चीज़ टिपिकल रूप में कन्वर्ट होती रहती है। अब वो डिपेंड थोड़ी करता है कि आप उसको कितने हेल्पफुल में होते हो, तो वो तो वो सब अपने चीज़ों को रोने वाले हैं, बट डिपेंड ये करता है कि आप उनको किस तरीके से थिंक आउट कर सकते हो, उनको किस तरीके से डेवलपमेंट जोन में ला सकते हो, राइट। तो इन वर्किंग पीपल्स को हम लोगों ने इस तरीके से लिया गया कि भाई उन लोगों को कहा गया कि तुम लोग काम करो। क्यों? क्योंकि इसके बाद की जो लास्ट स्टेज आएगी, जो आपके एजिड लोग हैं, जो अबाउट 59 के ऊपर हैं, जो 59 के बड़े हो चुके हैं, अब वो कैसे लोग हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू बी एनीथिंग कंट्रीब्यूटेड इन इंडियन इकोनॉमी। वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर कोई किसी भी चीज़ को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। अब आप बोलोगे सर इसमें ऐसा देश के प्रधानमंत्री हो गए, ये प्रेसिडेंट वगैरह हो गए, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। इफ़ दे आर डूइंग समथिंग, अगर वो फील्ड के अंदर हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इफ़ ही और शी इज़ डूइंग समथिंग, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट वो इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से किसी भी चीज़ को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। दे आर नॉट गोइंग टू बी रिक्रूट एनीवन, कि वो किसी चीज़ को रिक्रूट नहीं कर पा रहे हैं, ना वो किसी के साथ एम्प्लॉयमेंट में जुट रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से किसी को भी डेवलप करने की कोशिश कर पाते हैं। उस टाइम पे क्या करते हैं कि उनका रिटायरमेंट की चीज़ों को आके वो खुद से इतनी ज़िंदगी उन लोगों ने जो अपने देश को समर्पित की है, उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत लंबा पीरियड रेस्ट के रूप में बिता जाते होते हैं, जैसे कि वो खुद से भी एक अपनी खुद की लाइफ को, ज़िंदगी को जी सके, राइट। तो वो लोग इस चीज़ को, ज़िंदगी को जीने की कोशिश करते हैं। ओके, आगे बात करते हैं द पीपल्स विल बी डिपेंडेबल पॉपुलेशन। आपको मैंने बताया था कि डिपेंडेबल पॉपुलेशन कौन सी होती है, एक दो होती है। कौन सी वाली? एक होती है आपकी चिल्ड्रन वाली और दूसरी होती है आपकी एजेड वाली। ये दो पॉपुलेशन ऐसी होती है जो आपकी डिपेंडेबल पॉपुलेशन के अंदर कैलकुलेट की जाती है। आगे बात करते हैं सेक्स रेशियो के बारे में। सिंपल सी बात है, हर फीमेल्स के रूप में कितने मेल्स है उसको कहते हैं सेक्स रेशियो। आपके हरियाणा के वगैरह में, केरला वगैरह में जो आपका 2011 का सबसे अच्छा रिपोर्ट था वो केरला का था कि वहाँ पे जहाँ पे 1084 लड़कियाँ थी इन कंपेयर ऑफ द 940 मेल्स के हिसाब से, मतलब लड़कियां ज़्यादा थी वहाँ पे। फिर आपका पौंडीचेरी का जो पूरा एक मस्त आंकड़ा आया था कि वहाँ पे कहा था कि 1384 लड़कियां हैं, 338 लड़कियां हैं, और उसके सामने जो लड़के हैं वो कुछ 1000 मेल्स हैं। क्लियर? तो वहाँ पे इनडायरेक्टली रेशियो ज़्यादा था। आपका एक जो टिपिकल चीज़ों की बात करनी चाहिए वो होता है आपका एक हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा में 877 फीमेल्स हैं इन 1000 मेल्स के सामने, और आपका दिल्ली के अंदर है 866 फीमेल्स
1000 मेल्स के सामने। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग लिटरेसी रेट्स के बारे में। तो लिटरेसी रेट्स के बारे में हम ये बात कर सकते हैं क्योंकि ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग बाय द एज ऑफ द 7 ईयर इज कंसिडरिंग द लिटरेटेड। अगर उसको इंसान को टिपिकल 7 साल की उम्र तक वो कोई भी चीज़ वो कुछ ना कर पाए तो लिटरेसी के रेट्स के अंदर आ जाता है। मतलब टिपिकल ये समझ लो कि अगर वो इंसान ने पढ़ा लिखा को छोड़ के हर एक चीज़ की ना, वो इनडायरेक्टली लिटरेसी रेट के रूप में आ जाता है। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट ये है कि उसका जो साइड इफेक्ट है ना वो बहुत हार्मफुल है कि किसी भी देश को अगर डेवलपिंग जोन में जाना है तो उस देश को अपने देश के अंदर से लिटरेसी रेट को जितना हो सके कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा? अगर वो लिटरेसी रेट को कम करेगा तो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो लिटरेसी रेट से बढ़ के एजुकेटेड के रूप में जाएगी, और जब वो एजुकेटेड के रूप में जाएगी तो सिंपल सी बात है वो देश को डेवलपिंग जोन में जाएगी। मैं बोलता हूँ अगर 10 लोग भी एजुकेटेड होते हैं ना, उसमें से 2 लोग या फिर 5 लोग ऐसे निकलेंगे तो देश को कंट्रीब्यूट करने के लिए, देश के लिए, अपनी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने के लिए वो देश के लिए काम करेंगे। बाकी 5 लोग हो सकते हैं वो अपने घर भर लें, वो अपना घर भर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनके घर भरने से भी कहीं ना कहीं देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप लोग। किस तरीके से? जब जो इंसान अपना घर भर रहा है वो अपने घर चलाने के लिए किसी ना किसी चीज़ को जो चीज़ खरीदेगा या फिर कोई चीज़ बेचेगा, वो उसको कुछ ना कुछ, सिंपल सी बात है, उसको कुछ ना कुछ, देखो अब कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि उसको कोई भी चीज़ को फ्री में उसको मिलने वाली, उसको हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ पेमेंट या कुछ ना कुछ पैसा उसको पे आउट करना ही पड़ता है। तो इनडायरेक्टली आप जब कहीं भी आप पैसा निकाल के किसी को दे रहे हो ना, तो आप इनडायरेक्टली इंडियन जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, 1% का भी, 2% का भी, कैसे भी कर रहे हो। टिपिकल समझ गए आपको? हाँ, आगे बात करते हैं कि जो 2011 की लिटरेसी रेट थी वो कंट्री के हिसाब से पूरी की पूरी 74 थी। मतलब पूरी कंट्री के हिसाब से 74 थी। इसमें अर्बन जो रेशियो था वो था आपका 84.98 और आपका रूरल था वो 69.91। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो उल्टा हो गया कि भाई लिटरेसी रेट जहाँ पे रूरल के एरिया में ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पे कम है। क्यों है? तो कम इसलिए है बेटा क्योंकि देखो वहाँ के लोग चाहे कैसे भी हों, गांव के लोग चाहे कैसे भी हो, बट वो लोग अपने स्टूडेंट्स को या फिर अपने बच्चों को टिपिकल सरकारी स्कूल के अंदर भेजते हैं और वो वहाँ पे जाके कम से कम वो 10-12 साल तक पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो वहाँ तब तक में उनको नॉलेज आ चुका होता है। अर्बन्स में क्या होता है कि जो अर्बन्स के एरिया में आके जिनकी जो रिपोर्ट्स ली जाती है वो रिपोर्ट्स किसकी ली जाती है कि जो अपने टिपिकल गाँव को छोड़ के अंदर वहाँ पर आ चुके हैं और वो वहाँ पर बचपन से ही काम कर रहे हैं। अब ठीक है, अब उनके पास आप रिपोर्ट लेने जाओगे तो उनके पास उतना नॉलेज है नहीं ना बेटा। तो सिंपल सी बात है वो कहीं ना कहीं क्लैश आउट होता है, क्योंकि देखो माइग्रेट होकर पीपल जब माइग्रेट होकर ऑलरेडी गांव से निकल के शहरों में आ चुके हैं तो गांव के अंदर रिपोर्ट्स बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वहाँ पे गिन चुन के बहुत कम लोग बैठे हुए हैं। समझ रहे हो? ओके, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे ना कोई हमसे आगे ना फीमेल्स भी हैं। फीमेल्स हैज़ बीन अ माइग्रेट ऑफ, मतलब उनके पास जो लिटरेसी रेट्स होते हैं वो 65.46 है और हमारे पास 82.14 है। मतलब हम लोग इनसे और अनपढ़ गंवा रहे हैं। समझ रहे हो? ये चीज़ टिपिकल समझो कि लड़कियां हमसे इन चीज़ों में भी आगे हमसे हैं, कि लड़कियों को पता है कि हमको पढ़ लिख के हमको क्या करना है, और लड़के आज भी टिकटॉक पे डांस करते जा रहे हैं। ओके, आगे बात करते हैं आपके ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स को हमने 3 प्रकार में डिवाइड किया हुआ है जो आपका इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करने के लिए किसी भी देश के अंदर ज़रूरत होता है। तो आपका पहला आपका आता है प्राइमरी ऑक्यूपेशन, इसमें आपका नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं। आपका जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम नेचुरल रिसोर्सेज। आपका थर्ड आपका आता है ऑक्यूपेशन, इसको हम कहते हैं कि सपोर्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस। आपका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है उसके अंदर जो आपका टिपिकल चीज़ें होती है वो कौन कौन सी होती है? एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्टिंग, माइनिंग और क्वीरिंग्स, ये आपका टिपिकल प्राइमरी फैक्टर्स होता है। आपका जो सेकेंडरी होता है वो क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग, रिफाइनिंग और कंस्ट्रक्शन। जो आपको ऊपर जितनी भी चीज़ें देखी ना उन चीज़ों से रिलेटेड होता है सेकेंडरी वाला। अब थर्ड जो चीज़ होती है ना वो होती है आपके ऊपर दोनों चीज़ों को कनेक्ट करने वाली, कि उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको तीसरी चीज़ चाहिए। कौन सी चाहिए? आपको ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और लीगल एडवाइजरी या फिर लीगल सर्विस आपको चाहिए होती है। इस तरीके से 3 सर्विस में इंडियन इकोनॉमी काम आउट कर सकती है। मतलब इन 3 जगह से प्रॉपरली पैसा आपको टैक्स के रूप में किसी भी रूप में आपको देखने को मिलता है। ओके, तो वर्किंग पैटर्न ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, वो सिंपल सी बात है कि हर एक कंट्री का तो पता नहीं, पर इंडियन कंट्री में इंडियन जो लोग हैं वो हमेशा रखना मोस्ट ऑफली जो उसका वर्कआउट पॉपुलेशन या फिर वर्कआउट टाइम है वो हमेशा रखना किसके ऊपर है? वो सेकेंडरी जो आपका पॉइंट था, जो आपका सेकेंड वाला पॉइंट था, ये वाला सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। सबसे ज़्यादा लोग आपके इस एरिया में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग भी यहाँ जाते हैं और यहाँ के लोग भी अब यहाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको दिखता है कि भाई ये एक स्टेबल इनकम मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है कि लोग आते हैं और पैसा कमा के निकल जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या सेकेंडरी की जो सेकेंड ऑक्यूपेशन है उसको कैसे सेकेंडरी के रूप में यूज़ करते हैं। क्लियर? ओके,
और उसी के कारण क्या हो रहा है कि भाई जो इंडियन इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्री टाइम है ना वो 2011 में 13% था, और आज हम टिपिकली इमेजिन कर सकते हैं कि 20% के भी ऊपर जा चुका होगा ये मार्केट अब। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ केयर के बारे में। तो हेल्थ केयर के बारे में बात कर सकते हैं हम। इतना बात कर लो कि हम लोगों के पास जो परसेंटेज में बात नहीं करते हैं, हम खाली इतना आपको ऊपर से बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आपको इतना देखना कि जो गवर्नमेंट की सप्लाई होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हम तक पहुँचाना चाहिए। दूसरा चीज़ कि हमको कोई भी रूरल जो आपके ग्रामीण विस्तारों में जो कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उनको एक टिपिकली जल्दी से जल्दी उनको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको एक मेडिकल या फिर गवर्नमेंट में हेल्थ केयर वहाँ ओपन करना चाहिए। जैसे आंगनवाड़ी वगैरह होते हैं तो उनको वहाँ पे जैसे बच्चों के लिए होता है वैसे के लिए वृद्धाश्रम के लिए फिर कुछ बड़ी चीज़ें करनी चाहिए। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ पे डेवलप करनी चाहिए जो एक देश के अपकमिंग फ्यूचर को बचा सके, या फिर जो ज़िंदगी जी के जिन्होंने अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में दे दिया है, ये देश को बढ़ाने में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर दिया है, तो उनके लिए भी देश को कुछ करना चाहिए। राइट, तो इस तरीके से वहाँ पे उनको गवर्नमेंट को चीज़ें कुछ खोलनी चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं आपका अबॉर्शन पॉपुलेशन के बारे में। तो सिंपल सी बात है कि 10 साल से लेके 18 साल तक 19 साल तक के जो टीनेज बच्चे होते हैं उसको हम कहते हैं एडोलेंस बच्चे। अब ये बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इंडिया की टोटल 20% पॉपुलेशन में सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब ये अपकमिंग फ्यूचर है। जितना आप इसको डेवलप कराओगे, जितना आप इनको सिखाओगे ना, ये आगे जाके उतने ही देश को आगे लेके जाएंगे। अगर इनकी जो थिंकिंग या फिर इनकी एबिलिटीज़ को आपने अगर डिस्करेज किया, फिर इनको आपने डिस्करेज किया, तो सिंपल सी बात है ये कुछ और करके बैठेंगे और ये देश को डेवलप की जगह देश को गिराने में सोचेंगे। राइट, बाकी देश की कंपैरिजन में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कभी आपने देखा कि वो कोई इंसान टेररिस्ट बन गया, आपने देखा कि किसी ने नक्सलवादी के रूप में जाके किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, किसी ने वो कर दिया। क्यों नहीं कर पाते वो लोग? क्योंकि यहाँ की जो टीनेज पॉपुलेशन है वो एक एजुकेटेड के रूप में है। राइट, चाहे वो रॉन्ग ट्रैक पे भी क्यों ना हो, बहुत धीरे धीरे उसको सही ट्रैक पे उसको खुद ऑटोमेटिक वो आ जाता है। राइट, तो इस तरीके से वो कुछ ना कुछ देश का हमारा डेवलपमेंट जोन चलता रहता है। तो इसको कहते हैं हम लोग अबॉलिश पॉपुलेशन, मतलब कि एक अपकमिंग या फिर फ्यूचर पॉपुलेशन कह सकते हैं, जिसको हम लोग आज से डेवलप करना चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग नेशनल पॉल्यूशन या फिर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको क्या करना है। 1952 के अंदर सबसे पहले एक फैमिली प्रोग्राम बनाया गया, जिसको हम कहते हैं कि फर्स्ट फैमिली प्रोग्राम, जिसके अकॉर्डिंग आपको ये कंसिडर किया जाने वाला था कि हर एक जो पेरेंट्स होता है उनको बताया गया कि आपको ये चीज़ें का ध्यान रखना होगा। और वो चीज़ें कौन कौन सी थी, तो 14 साल तक के बच्चों को उनको फ्री एजुकेशन देना है, कंपल्सरी एजुकेशन देना है। दूसरी चीज़ कि उनके वहाँ पे जो माइनॉरिटी रेट थे वो 30% से लो होने चाहिए, मतलब बिलो 30% ब्रेथ नहीं होना चाहिए आसपास। उनको बच्चे पैदा करने हैं, उनको एक टिपिकल टाइप तक बच्चे आपको पैदा करने कंपलसरी है। क्लियर। आगे बात करते हैं कि जो चिल्ड्रंस थे उनको हर एक टाइप के इंजेक्शन मारा जाएंगे, जिससे हर एक चीज़ से हर एक डिसीज से दूर रखने के लिए उनको हर एक टाइप के इंजेक्शन लगवाने ज़रूरी हैं। ठीक है, और उनके लिए एक पूरा एक अलग से पत्रिका बनती है। आपने देखी होगी, अगर आपके आसपास में कोई बच्चा पैदा हो रहा हो तो उसको पूछना उसकी मम्मी के पास है कि आपने इसको ये टीके लगवाया कि नहीं लगवाया, तो आपको एक पूरी पत्रिका दिखाएंगे, एक पूरा लेटर दिखाएंगे, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी शीट होगी, जिसके अंदर लिखा होगा कि आपको इस टाइम पे आने पर इस टाइम पे आने तक आपको एक टिपिकल इस टाइम पे इस चीज़ को आगे आपको एक टीका लगवाना है, आपको दिखाया जाएगा। क्लियर। ओके, जो प्रमोटिंग ऑफ गर्ल मैरिज था, जो स्मॉल एरिया में जो उनकी मैरिज हो गया उनको रोक टोक किया गया, क्योंकि अब देखो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो रही है, अनवांटेड चीज़ों को वो चीज़ बढ़ावा मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है जो आगे का अपकमिंग फ्यूचर है ना वो इतने सूटेबिलिटी वर्कआउट नहीं करेंगी। राइट, तो वो ना कर पाएँ। दूसरी चीज़ जो कि लास्ट चीज़ क्या थी, तो मेकिंग फैमिली वेलफेयर द पीपल सेंट्रल प्रोग्राम, कि आप गवर्नमेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो सेंट्रली एक ऐसे प्रोग्राम को रन करे जो पूरी पब्लिक को इम्प्लीमेंट कंपलसरी करना पड़े। ठीक है, आपका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है आपका कि NPP 2000 के आसपास NPP में अबॉलिशमेंट हुआ, कि मतलब किस तरीके से जो आपका मेन पॉइंट था वो हम लोगों ने NPP को जो आपका मेन पॉइंट्स में ऐड करने को आया। क्या आया था कि जब अनवांटेड प्रेगनेंसी के कारण सेक्सुअली ट्रीटमेंट डिजीजेज को शुरू हुआ है, STDs शुरू हुए, जिसके अंदर है ना अनवांटेड प्रेगनेंसी शुरू हो गई। मतलब कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि उनको किस टाइम पे सेक्सुअली अपने आप को इंक्रेज करना चाहिए या फिर किस टाइम के उनको अपनी फैमिली प्लानिंग को डिस्कस करना चाहिए, उनको पता ही नहीं था। एक छोटी सी बच्ची है जो 10-12 साल की है, वो 15 साल की होती है, उसको प्रेग्नेंट कर दिया जाता है, तो उसको पता ही नहीं है कि उसको किस तरीके से पूरी ज़िंदगी को लाइवहुड के रूप में उस बच्चे को ऐसा संभालना है। तो वो सिंपल सी बात है, वो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी जब वो जैसी वो कुछ बड़ी होगी तब तक तो उसका बच्चा बड़ा हो चुका होगा।
ठीक है। और जब वो खुद बड़ी होती जा रही है, सिंपल सी बात, जब उसके एक टिपिकल एज होगी, जब शादी करने की एज होगी, तब तक वो एक 2 बच्चे की माँ बन चुकी होगी, तो वो एक अनवांटेड प्रेगनेंसी के रूप में हुई। दूसरी चीज़ इसका एडवांटेज हुआ कि जब मिक्सिंग कम्युनिटीज़ के रूप में लोगों ने अपनी कम्युनिटी के अंदर शादी करना शुरू कर दिया था, राइट। हमने बहुत एग्जांपल सुने हैं कि भाई कुछ लोग होते हैं, कुछ कम्युनिटी ऐसी होती है जो अपने अंदर शादी करवाती हैं, तो उनके कारण क्या हुआ, एक मिक्सिंग पॉपुलेशन में एक अनवांटेड प्रेगनेंसी शुरू हो चुकी। मतलब देखो, कई बार क्या होता है ना कि आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड का सोचकर हमको कहीं ना कहीं हमको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है। अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा पाते हैं तो हम उस बॉक्स के अंदर रह के मर जाते हैं। तो उस टाइम पे भी उनको वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी। जब वो लोगों ने आउटर फॉर्म को नहीं अपनाया तो उनके 12 18 बच्चे हो रहे हैं, पर उनमें से ना 6 बच्चे 10 बच्चे मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि देखो वो एक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर जो जीन्स हैं वो सेम टू सेम जीन्स टकराते हैं। आपको कहीं ना कहीं आपको जीन्स हमेशा डिफरेंशिएट जीन्स आपको चाहिए होते हैं। तो इस तरीके का पूरा आपका एनपीपी को लाया गया था। तो ये बाकी इसकी समरी, आपको इसको रीड करना कंपलसरी, इसको रीड एक बार करना जिससे कि आपको कोई डाउट्स वगैरह ना रहे। दूसरी चीज़ कि अब आपका हिस्ट्री का जो चैप्टर्स थे वो शुरू होने वाले हैं, मतलब आपको 2-3 दिन हिस्ट्री के चैप्टर्स नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ इट 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को आपके चैप्टर्स नहीं आएंगे। 4th डेट से आपके टिपिकल सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। बनेगा तो मैं 3rd को एक आपके 3rd तारीख को, मतलब 3री तारीख को हो सकता है कि आपको मैं शाम तक में वीडियो पोस्ट कर दूंगा। अगर मैं पोस्ट नहीं कर पाता हूँ, मतलब सिंपल सी बात समझ लेना कि 4th को आपको हिस्ट्री का चैप्टर मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, जिसको ज़रूरतमंद है वहाँ तक आपको चैनल को शेयर करवाना है। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।